अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तालीम की ताकत, इस सेमिनार के तो यानी बिहार की लेकिन मुख्य अतिथि हिंदुस्तान के बड़े मशहूर पार्लियामेंटेरियन से पूरे मुसलमानों को पुकारा और ये कोशिश कर रहे कि उनको एक बार तालीम से जोड़ना चाहिए। वो हमारे जनाब जफर भाई सरेशवाला जी, वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर रजपूत साहब, हमारे लोढ़ा साहब, मौलाना साहब और यहाँ पे आए हुए इन्वाइटीज और भाइयों और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे जफरवाला साहब ने एक मिशन लिया कि अभी दोबारा हमारे भाइयों को तालीम के बारे में पुकारना चाहिए, ललकारना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हालांकि हम देखें तो हमारे मजहब में यानी कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि मुसलमानों पढ़ो, और अगर पढ़ने के लिए आपको दूसरे मुल्क में जाना चाहे तो जाओ, लेकिन पढ़ो। लेकिन मुझे पता नहीं कि माननीय मंत्री जी ऐसा क्यों हुआ और ये जमात, ये जो कम्युनिटी है, ये तालीम से दूर हो गई, ये भटक गई। और मुझे वो भी बात याद है कि जब सर सैयद खान साहब ने जब पुकारा तो आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर बना है, जहाँ पे मैं भी एक ज़माने में शॉर्टलिस्ट हुआ था भाई शाह से करके, आज भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। अगर ये इदारा वहाँ पे नहीं होता इस देश में या जामिया मिलिया नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में मुसलमानों में कोई साइंटिस्ट नहीं रहता, कोई एजुकेशनिस्ट नहीं रहता। ये तो एक तालीम की ताकत की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन उस वक्त तो पुकारा गया था और लोग आ गए। ये कौम ऐसी है, ये कौम को चाहिए कि भाई किसी ने पुकारना चाहिए। और मैं सर आपको कितने मुबारकबाद दूँ जफर भाई साहब, आप ये काम कर रहे हैं कि इस जमात को और एक बार दोबारा पुकार रहे कि और तालीम की। मैं आज खासकर मैं जब जिस बात से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ वो है हमारे मोदी जी साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले ये तालीम की ताकत क्या होती है, इसके लिए मैं एक थोड़ी सी 2 मिनट में, क्योंकि मुझे जफर भाई साहब ने कहा कि मेरा मुख्तसर करना है, लेकिन मेरे ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेंगे, तो मैं थोड़ी सी छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ, जो सच कहानी है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 10वीं की किताब में बच्चों को लेसन के रूप में छपी है। भाइयों, मुझे पता नहीं क्यों हमारे कौम में, हमारे दिल में एक ऐसा एक बात आ गई कि भाई तालीम से हमारा कोई मतलब नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे। बहुत से हमारे बच्चों को लगता है कि भाई हमको तो दाखिला भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारा जो गरीब तबका बड़ा जो रहता है आज, वो ऐसी जगह पे रहता है स्लम एरिया में, उनके इर्द गिर्द कोई पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, बोलते हैं कि पढ़ाई हासिल करे तो नौकरी कहाँ मिलेगी। अच्छा, बोले नौकरी मिली तो बोले हम कैसा आगे जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा। न जाने क्यों इसी तरीके की हमारी निगेटिव साइकोलॉजी हमारे मुसलमानों के दिल में आज बसी है। इसलिए मैं ये कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, जो सच कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से तहसील की। ऐसे एक रिमोट विलेज में जहाँ 1500 लोगों की आबादी है और 8-10 मुसलमान के घर है, वहाँ पे एक बच्चा सोचता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, लेकिन घर की हालत बहुत गरीबी की।
यानी पिताजी तो मैसन गौंडी काम करने वाले उस जमाने के 50 साल 55 साल की पहली कहानी है। यानी देहातों में वो मिट्टी के घर बनाना, आजकल के सीमेंट कंक्रीट का नहीं। और फिर 6 बच्चे, पिताजी जब काम जाते थे काम को, तो उनकी अहलिया यानी बच्चे की माँ पिताजी के उनके हाथ के नीचे काम करती थी। कभी एक वक्त का खाना मिला तो दूसरी वक्त ये बच्चे बाहर ही खेलते थे, क्योंकि चूल्हा जला नहीं है। जब तक चूल्हा जला नहीं तो घर में नहीं आते थे। 7वीं कक्षा में ये लड़का पूरे तहसील में अव्वल दर्जे से पास हुआ, लेकिन ये फैसला करता कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है। और अगर जाना भी है तो उसके लिए तो यूनिफॉर्म चाहिए स्कूल के लिए। क्या यूनिफॉर्म? खाकी हाफ पैंट, सफेद हाफ शर्ट और सर पे टोपी, चप्पल की बात छोड़ दो। ये तीनों चीजें बच्चे के पास नहीं है और वो फैसला करता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं पिताजी के साथ उनकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन वो जो इस गांव से 10 किलोमीटर दूर जो हाई स्कूल था, रय शिक्षण संस्था नाम के मशहूर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पश्चिम महाराष्ट्र में काम करती, जिनके आज 400 स्कूल्स हैं। वो टीचर वो गांव में आते हैं साइकिल लेके, और ये बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ बच्चा अपने घर के सामने बैठा है। सुबह का वक्त है और कहीं कि इस गांव में एक मुसलमान का लड़का अव्वल नंबर से पास हुआ है पूरे तहसील में, लेकिन हमारे स्कूल में से दाखिला दिया नहीं। ये कहाँ रहता? वो बच्चा बड़े एरोगेंटली कहता है कि वही लड़का मैं हूँ, लेकिन मुझे आपके स्कूल में आना नहीं है। क्यों? तो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। वो जो लोग थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, लेकिन कल स्कूल आ जाओ। बच्चा 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो स्कूल में चले गया और हेडमास्टर से जब मिला तो आपको ताजुब लगेगा कि एक क्लास तो एक मंदिर में है, राम मंदिर में, एक क्लास चावड़ी में है और एक क्लास है एक अपनी रेंटेड हाउस में। और वो टीचर को मिलता है तो कहते भाई तेरे यूनिफॉर्म का तो हमने इंतजाम किया, टीचर जाओ और यूनिफॉर्म पहन लो और अपनी स्कूल शुरू करो, अपना क्लास शुरू करो। बच्चा ये कपड़े पहन के अपने क्लास में बैठ जाता, लेकिन उसका दिल क्लास में नहीं है। वो चाहता कि मेरा क्लास कब खत्म हो और मैं कब घर जाके मेरे माँ बाप को बताऊं कि आज मुझे मेरे स्कूल ने नया यूनिफॉर्म दिया है। स्कूल छूटने के बाद 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अपने घर पहुंचने के बाद ये बच्चा अपने गांव में जो आदमी दिखेगा उसको दिखाता है कि ये मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरा मुझे नया यूनिफॉर्म स्कूल ने दिया है। मैं लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे चल के ये लड़का प्रोफेसर बनता, पीएचडी बनता, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करता है जर्मनी में, प्राइवेट एडेड कॉलेज में प्रिंसिपल बनता, गवर्नमेंट कॉलेज जो सिंडम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बम्बई, जो हिंदुस्तान का मशहूर कॉलेज है, वहां पे प्रिंसिपल बनता और 179 एप्लीकेंट का एमपीएससी में है, उसमें अकेला ओपन सिलेक्शन में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनता। 6 साल वहां काम करता और बड़ी नम्रता के साथ कहता हूँ कि नागपुर जैसे विश्वविद्यालय का कुलपति बनता है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि ये खुद का मैंने किसी की मिसाल देकर, जो आपने अभी यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर की मिसाल, रिक्शा ड्राइवर की लड़की की मिसाल देखी, क्योंकि लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है, मैं जो आपको बता रहा हूं, यानी हर तबके पे, स्कूल के हर स्टेज पे मेरा फैसला था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन मेरी जो मदद की गई है वहां स्कूल में या गांव में और समाज में, इसमें रविशंकर जी एक भी मुसलमान नहीं है।
ये हमारे देश की विशेषता है। मुझे जिन्होंने यूनिफॉर्म दिया था स्कूल में, वो कोई मदरसे के या मस्जिद के मौलाना नहीं थे। और मैं जब बीएससी बनकर एक स्कूल में टीचर बना था कि मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मुझे अभी बस नौकरी करना है। जब मुझे मेरे प्रोफेसर जो मराठा डॉक्टर पीबी चौहान, उन्होंने एक खत लिखा था कि तू जब मेरे कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने तेरे से बड़े बड़े सोचा था कि ये लड़का आगे चल के कुछ बनेगा, लेकिन तू स्कूल में टीचर बन के खुद के पैरों पे तूने अपनी कुल्हाड़ी मार ली, पत्थर मार लिया है। और वो एक पोस्ट कार्ड देखकर जब मैं जाके हमारे प्रोफेसर से मिला तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए मैंने कुछ पैसे निकाल के रखे, लेकिन तुझे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। और उसके भी आगे मेरे जो पीएचडी के गाइड थे, जिन्होंने मुझे रिसर्च की दुनिया में आगे लाया, वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी के डॉक्टर AR कुलकर्णी थे। इसमें कोई मुसलमान नहीं था। ये हमारे देश की विशेषता है। जैसे कि हमारे धमर भाई साहब ने कहा कि आजकल मुसलमानों को एक वोट बैंक के नाम पर एक अलगपन की भाषा हमेशा बोली जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, ये कहानी है ज़र्ब संग तराश, ये किताब है। और इसमें का ही मैंने जो स्कूल का गणवेश यानी यूनिफॉर्म, इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है 10वीं में, और ये ओरिजिनली मराठी में है। ताकीचे घाव यानी कितने छेने के घाव पड़ते हैं जब कहाँ आदमी तैयार होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम मुसलमान हैं, वो फला दूसरी जमात के हैं, वो दूसरे अब कोई तासुब की वजह से हम पीछे रहते, ये बात हमारे जहन से पूरी निकालना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहानी को जवाब करना, मैंने खुद के बारे में बताया, ये कहानी मैंने आपके सामने रखी। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसलिए ये कहूँगा कि ये कहानी है एक हिंदू मुस्लिम कल्चरल समरस। अगर एक मुसलमान वहां के माहौल में जब घुल मिल के जाता है, रहता है, तो वहां के लोग चाहे कोई जमात के हो, कैसे आगे आते हैं और कैसी मदद करते हैं, और वो अगर सही लड़का है तो कैसा सक्सेस होता है। यही मैं बताना चाहता हूँ, और यही तालीम की ताकत है। यही मुझे कहना था, इसलिए मैंने लंबी चौड़ी बात कही। मैं आगे चल के आपको जो बात सबसे इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, वो है हमारे देश में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, इन्होंने जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम लाए, उसके बारे में मैं मेरे कुछ ख्याल चंद मिनटों में रखूँगा। भाइयों, मेरे प्रोफेसर के नाते से हायर एजुकेशन में, एक रिसर्चर के नाते से, साइंटिस्ट के नाते से मैंने बहुत बच्चों को PhD करके गाइड किया। एक जिसको हम हमारे इसमें सबसे बड़ा सम्मान कहते हैं, to give a keynote address in the international conference मैंने जकार्ता में keynote address भी दिया, advice to the scientist। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि हमारे देश में प्रगति हो रही है हायर एजुकेशन की, लोग पढ़ रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को आखिरी हम वही पढ़ाई दे रहे हैं जो हमारे देश में लॉर्ड मैकॉले ने शुरू की। हमारे एजुकेशन का ढांचा लॉर्ड मैकॉले का है। जिस ब्रिटिश राज को यहाँ एक क्लर्क बनाने के थे, जिसे हम कहते हैं साक्षर लोग, पढ़े लिखे, वही सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी में चलती थी। नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम जब मैं VC बना तो रखा गया राजसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। एक बड़े एक साधु, बड़े सन्यासी, उनके नाम से रखा गया। और जब मैंने उनका लिटरेचर देखा, मैं VC बनने के बाद में, रविशंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने इतनी किताबें लिखी। और उनका जो ग्राम गीता नाम का जो एक किताब है राजसंत तुकडोजी महाराज की, कि ग्रामीण यानी हमारा रूरल इंडिया की डेवलपमेंट कैसी हो, इस पर उन्होंने गीता के आधार पर एक ग्राम गीता लिखा। राजसंत तुकडोजी महाराज ने
अपने भजन में कहा था कि या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, मराठी में देवरची असा दे, हे सर्व धर्मपंथ एक दिसू दे, मतभेद नसू दे, नाम नव्हतं गरीब अमीर एक मतानी, मग हिंदू असो मुस्लिम, हिंदू असो ख्रिश्चन व हो इस्लामी। वो चाहते थे कि इस देश में सब लोग बड़े सुकून से इकट्ठे रहे। मैंने जब राष्ट्रपति गुरु जी महाराज का पढ़ा तो मैंने उसी वक्त 2005 में सोचा कि राष्ट्रपति गुरु जी महाराज जीवन शिक्षण अभियान के नाम से कोई स्किल यानी कोई कौशल्य लोगों को, बच्चों को देना जरूरी है करके कॉलेज में मैंने 200 स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए और हमारे कंटिन्यू एजुकेशन द्वारा शुरू किया। लेकिन बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हमारे प्रिंसिपल लोगों ने उसमें ज़्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वे ग्रेड टेबल नहीं है, सरकार इसको तनख्वाह नहीं देती है, प्रोफेसर लोग ट्रेन नहीं है, पढ़ाने वाले कोई नहीं है। और जब से मैं सोचता था कि हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब तक उनमें स्किल नहीं होगा उनके पास तो उनको रोजगार कैसा मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी मिलेगी। और अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है तो फिर दिस विल बी लायबिलिटी ओवर द नेशन, ओवर द पेरेंट्स। और मुझे सबसे खुशी हो गई, इसके पहले भी पहली सरकार ने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाई थी, लेकिन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने के बावजूद भी ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम उन्होंने रखे थे 3 मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और HRD मिनिस्ट्री। लेकिन मोदी साहब आते ही मोदी साहब ने जो ऐलान किया कि मैं हिंदुस्तान के बच्चों को रोजगार देना चाहता हूँ, उनके काम, उनको स्किल का भाषण आप सुनेंगे तो कही थे कि मुझे MA का लड़का मिला और बोले वो उसके पिताजी बोल रहे कि मेरा लड़का MA है। तो मैंने कहा कि भाई क्या उसके पास कुछ स्किल है, क्या वो अच्छा कलर दे सकता है? नहीं। क्या वो ड्राइवर है? नहीं। क्या फिर वो कुछ यानी अच्छा खाना बना सकता है? नहीं। तो बोले बच्चा करेगा क्या? तो ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन को स्किल जोड़ने का जो काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, सिर्फ किया नहीं, और ये तीनों मिनिस्ट्री के पास से निकाल के एक मिनिस्ट्री के अंडर रखा और उसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री डेवलप की, दैट इज स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो हमारे पीवी प्रताप साहब। मैं समझता हूं कि इस देश का सही नुस्खा ये मोदी साहब ने पकड़ा और ये काम हमारे देश में एक सेपरेट मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट के नाम से शुरू हुई। मैं डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, आपको आप जानते हैं कि ये 37 स्किल सर्विस सेक्टर है इसमें, और अलग अलग ये स्किल सर्विस सेक्टर में अलग अलग स्किल आज पढ़ाए जा रहे हैं। और उसमें जैसे कि जो अलग अलग स्किल दिए गए हैं वो कंपनी के थ्रू, क्योंकि जो आगे चल के उसको एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनके थ्रू देश में शुरू कर दिए। आपके बिहार में कम से कम 60 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर ये चलाए जा रहे हैं। पटना में 22 सेंटर है और बच्चों को ये जो स्किल पढ़ने के लिए, अलग अलग कौशल्य प्राप्त करने के लिए जो सेंटर्स खुले, जो सेंटर दे रहे हैं, उसकी पूरी फीस एक गवर्नमेंट की तरफ से रिएम्बर्स हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट का एक काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। गंगा हमारे घर तक आई है, अभी जरूरत है कि हमें इसमें हाथ धोने की, इसका फायदा उठाने की, और अगर बच्चे इसमें आगे चलेंगे तो मैं पूरा समझता हूँ कि 2020 में जब हमारे देश में 50 करोड़ युवक रहेंगे, जो हमारी देश की ताकत रहेगी पूरी दुनिया में, अगर इनके पास स्किल रहेगा, हर एक के पास कोई ना कोई कौशल्य रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि हम पूरे हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया पर हमारा ही राज होगा। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, ये जो स्ट्रेंथ है हमारी, यही हमारी ताकत बन के आएगी। लेकिन इन बच्चों को स्किल पढ़ाना चाहिए, और इसीलिए मैं सबसे इम्प्रेस मोदी साहब के गवर्नमेंट से इसलिए हुआ हूँ कि आपने सेपरेट स्किल मिनिस्ट्री शुरू की और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया। मैं और एक बात से खास इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि आपकी हमारी ये सरकार ने खासकर 3 प्रोग्राम ये माइनॉरिटीज के लिए लाए थ्रू माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो 3 प्रोग्राम है, जैसे कि आपको मालूम है कि उस्ताद यानी हमारे जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल काम करने की जो स्किल है उसको उन्होंने मेन स्ट्रीम में लाया, जिसे हम कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट। जैसे कि भी हमारी मुसलमान जो जमात है वो फिटर काम करेगी, वो मैकेनिक काम करते हैं, टेलरिंग काम करेंगे। इसको यानी एक ट्रेडिशनल स्किल को एक मॉडर्नाइजेशन लाकर ये उस्ताद नाम की जो एक स्कीम लाई है खास माइनॉरिटीज के लिए, इसमें 9 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये बच्चे आगे चल के सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे दुनिया में इनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान सभी दुनिया में चलेगा और वो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। ये करते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ जो आपको मालूम है, और वो है कि जैसे कि नई रोशनी, उस्ताद, और ये जो प्रोग्राम खास माइनॉरिटीज के लिए लाए हैं। आज हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मदरसे में जो एक उनको मजहबी तालीम मिलती है, लेकिन ये मजहबी तालीम मिलने के बाद ये बच्चे अपने पैरों पे इतने खड़े नहीं रह सकते। इनको जरूरत है कुछ स्किल डेवलपमेंट देने की, और इन बच्चों के लिए जो स्किल के प्रोग्राम लाए गए हैं स्किल डेवलपमेंट के, अगर हमारे जो बच्चे हैं यानी हाफिज है, आलिम है, ये अपनी तालीम करते करते अगर कुछ स्किल, अगर कुछ हुनर सीखे तो ये बच्चे फिर अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और दुनिया के लिए भी फायदेमंद रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रहेंगे, अपने पूरे कम्युनिटी के लिए फायदेमंद रहेंगे। ये प्रोग्राम आज लाया गया है। मैं खासकर मोदी गवर्नमेंट से ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए हुआ हूँ कि जिसको अपने हमारी कन्वेंशनल पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा और कहा कि अभी हमें सिर्फ बीएससी, बीकॉम, बीए की जरूरत नहीं है, अभी हमें चाहिए ऐसे बच्चे कि जिनको स्किल आता है, जिनके पास कुछ कौशल्य है और वो कौशल्य के जरिए अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके पहले ये काम कभी नहीं हुआ इस देश में, और ये जो मोदी सरकार ने आज एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाया है, इससे हमारा देश ये 50 यानी 1 करोड़ ये जो युवा 2022 में अगर ये स्किल लेके, हुनर लेके जब तैयार हो गए तो मैं समझता हूँ कि देश का ऐसा कोई पार्क नहीं रहेगा, कोई मुल्क नहीं रहेगा जहाँ हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तानी बच्चे स्किल का सब काम कर रहे हैं और आने वाले जमाने में उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलने वाली। मैं ये बात मुझे यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतनी ही बात 1 मिनट में करके मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी कौम एजुकेशन में पीछे है, ऐसा बार बार लोग कह रहे हैं। हमें एजुकेशन में आगे आना चाहिए। हमें स्किल, अगर हमारे पास स्किल है, हुनर है, तो हमें स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्राम देना चाहिए और हमें ये साबित करना चाहिए कि इस देश के विकास में जितनी कुछ अलग अलग कम्युनिटीज का काम है उससे ज़्यादा बेहतरीन काम ये मुस्लिम समाज कर सकता है, ये माइनॉरिटीज कर सकती है। इसी तरीके से हमको ये देश को दिखाना है, ये दिखा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल स्किल जो हमारे पास बाप दादाओं से चलते आया हुआ है, उसको हम अगर साइंटिफिक लेवल पे लेके उसकी हम उसको मॉडर्नाइजेशन उसका करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा
कि इस देश के मुसलमानों का ये कंट्रीब्यूशन होगा कि उनकी वजह से, स्किल की वजह से हिंदुस्तान और प्रॉस्परस और सुनहरा और दुनिया में एक नंबर का देश बनेगा। मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।